हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आज के सेशन में आपका। देखिए बच्चे, सबसे पहली खबर में आप लोग देख रहे हैं कुछ लोग हैं, एक सेमिनार हो रहा है, ठीक है, एक सम्मेलन है जहाँ पर कि साइंस की बातें हो रही हैं। और ये सेमिनार जो है कंडक्ट करवाया गया है ईसीआई के द्वारा, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। तो पहली खबर जो है हमारी ईसीआई से रिलेटेड है। ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन इंडिया के द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए चंद्रयान से चुनाव तक एक नाम का एक पहल यानी कि इनिशिएटिव इन्होंने शुरू की है। ठीक है, तो ये आपको पूछा जाएगा कि चंद्रयान से चुनाव तक की जो इनिशिएटिव है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर स्टार्ट किया गया ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये हुआ है बच्चे आपका नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। तो एक इनिशिएटिव है जिसमें कि चुनाव आयोग के जो मतदाता हैं, वोटर्स हैं, आप और हम हैं, इनको साइंस के प्रति यानी कि जो साइंस और टेक्नोलॉजी है इसके प्रति अवेयर किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। चंद्रयान से चुनाव तक एक इनिशिएटिव का नाम है। पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी में एक विशेष मतदान केंद्र को अंतरिक्ष थीम आधारित अनुभव में बदल दिया गया, जो कि भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों से प्रेरित है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा इसे कंडक्ट करवाया गया है, इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब बच्चे न्यूज़ आपकी निर्वाचन आयोग के बारे में है। तो निर्वाचन आयोग जो है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से हमारे करंट अफेयर में रहता है। इसके बारे में थोड़े से स्टैटिक पॉइंट भी हमें याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले भारत का जो निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में। इसका जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और वर्तमान में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं इनका नाम है मिस्टर राजीव कुमार। और जो बाकी जो दो आयुक्त हैं उनमें आपका पहला नाम है ज्ञानेंद्र कुमार, दूसरा नाम है सुखबीर संधू। ठीक है, और भारत के जब 1950 में पहली बार ईसीआई बना था तो सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे? ये बने थे आपके सुकुमार सेन। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखने हैं। और निर्वाचन आयोग के बारे में याद रखिएगा, 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। ठीक है, अगली खबर बचे। अगली खबर में आपको दिख रहा होगा ग्रामोफोन या लाउड स्पीकर जैसी कोई चीज़ है, लेकिन ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है। ये है आपका एक टेलीस्कोप। और ये टेलीस्कोप किसने बनाया है? ये बनाया गया है नासा के द्वारा। ठीक है, नासा के द्वारा अपना नवीनतम, इसका नाम है स्पेयर एक्स। ठीक है, स्पेयर एक्स अंतरिक्ष दूरबीन, इसके साथ अभूतपूर्व विस्तार से पूरे आकाश का मानचित्र बनाने की योजना बना रहा है। ठीक है, जिसे फरवरी 2025 के अंत में लॉन्च किया जाना है। अब आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? आपको इस मिशन का नाम याद रखना है और मिशन का उद्देश्य याद रखना है। तो मिशन का नाम है स्पेयर एक्स। स्पेयर एक्स क्या है? एक अंतरिक्ष दूरबीन है। इससे पहले जो है ये जो नासा है, नासा के द्वारा बहुत सारी और भी बहुत शक्तिशाली, जैसे कि आपका जेम्स वेब था, है ना, तो बहुत शक्तिशाली बच्चे पावरफुल इन्होंने दूरबीन लॉन्च की थी। तो अभी जो है आपको याद रखना है कि अंतरिक्ष दूरबीन इन्होंने लॉन्च की है, इसका नाम है स्पेयर एक्स। और स्पेयर एक्स का काम क्या होगा? तो ये जो आपका स्पेयर एक्स है, दूरबीन है, ये पूरे आकाश का, पूरा जो ब्रह्मांड है इसका मानचित्र बनाएगा। ठीक है, तो आकाश का जो भी विजिबल है, जितना भी आपका पॉसिबल हो सकता है, उसका मैपिंग करने के लिए, उसका मानचित्र बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, नासा के द्वारा किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। स्पेयरएक्स 102 अवरक्त रंगों में पूरे आकाश का मानचित्र बनाएगा, जिससे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और हमारी अपनी आकाशगंगा में जीवन के प्रमुख अवयवियों के बारे में सच्चाई को उजागर करने में मदद मिलेगी, है ना। तो बेसिकली बच्चे जो भी नासा के जितने भी आप लोग मिशन देख लीजिए, उनका सबसे जो अल्टीमेट एम होता है, उद्देश्य होता है, वो यही होता है कि कैसे जो है धरती बनी है, कैसे जो है जीवन बना है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है ना। तो इसका भी वही है, अल्टीमेट गोल वही है कि जानना है कि ब्रह्मांड कैसे बना है और हमारी जो मिल्की वे है, आकाशगंगा है, यहाँ पर जो जीवन की उत्पत्ति है वो कैसे हुई होगी। तो उसके लिए जो है पूरे ब्रह्मांड को या फिर जो भी आपका पॉसिबल आकाश है, आसमान है, उसको मैप किया जाएगा इस दूरबीन के साथ में। नाम याद रखिएगा, स्पेयरएक्स का नाम है और नासा का है बच्चे। और फरवरी लास्ट में जो है इसे लॉन्च किया जाना है। अगली न्यूज़ में आप लोग देखेंगे, ये न्यूज़ वैसे बहुत नई नहीं है। बिग कैट अलायंस का नाम आप लोगों ने 2023 में सुना होगा। बिग कैट अलायंस भारत के द्वारा जो है आपका ये एक अलायंस है, संधि है। अब इस संधि का जो उद्देश्य है वो ये है कि ये जो बिग कैट की, ये जो बड़ी बिल्लियों की 7 प्रजातियां हैं, इनको संरक्षित किया जाए, इनको बचाया जाए। कौन कौन सी प्रजाति हैं? इसमें आपका जगुआर आता है, ये आपका प्यूमा है, ये लेपर्ड है, ये लायन है, ये आपका टाइगर है, ये चीता है, ये स्नो लेपर्ड है।
इनमें से जो है लगभग हर प्यूमा को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी आपकी प्रजातियां हैं 7 प्रजातियां वो भारत में आपको देखने को मिल जाएगी, कम और ज़्यादा मात्रा में। किसी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, किसी की अच्छी, किसी की बहुत कम है ना। तो ये बचे आपकी बिग कैट की 7 प्रजातियां हैं जिनको बचाने के लिए भारत के द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया गया था। पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, बाकी न्यूज़ पढ़ेंगे बाद में। ये जो आपका IBCA है, इसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया था। भारत के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है, याद रखना। तो 2023 में इसे लॉन्च किया गया था और प्रोजेक्ट टाइगर बचे जो कि 1973 में लॉन्च हुआ था। तो 1973 के बाद 2023 में 50 साल हो गए इसे, तो इसी उपलक्ष्य में जो है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। अब वर्तमान न्यूज़ जो है वो इसी अलायंस के बारे में है कि ये जो समझौता या फिर ये जो संधि है जो कि भारत ने 2023 में लॉन्च की थी, फाइनली जो है ये इम्प्लीमेंट होने जा रही है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है आपकी। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर रूपरेखा समझौता आधिकारिक तौर पर लागू हो चुकी है, ठीक है। ऑफिशियली बच्चे इसे इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय भारत सरकार ने जानकारी दी है कि 5 देश, कौन कौन से देश हैं, निकारागुआ है, निकारागुआ गणराज्य है, इस्तावनी साम्राज्य है, भारत गणराज्य, सोमालिया संघीय गणराज्य, लाइबेरिया, ठीक है। तो ये जो आपके 5 कंट्रीज हैं, इन 5 कंट्रीज के द्वारा जो है इसे अप्रूवल दिया गया है या फिर इसे अनुमोदन किया गया है, ठीक है। और ये जो है फाइनली आपका लॉन्च हो चुका है। हालांकि इससे पहले भी हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा था कि IBA जो है इस कंट्री ने ज्वाइन कर लिया है, इस कंट्री ने ज्वाइन कर लिया है ना, लेकिन वो सारी की सारी बच्चे आपके डिक्लेरेशन थी, घोषणाएं थी। एक्चुअल में बच्चे आपका पेपर वर्क के जरिए फिर जमीनी स्तर पर ये अब जाकर के 2025 में इंप्लीमेंट हो पाया है ना। तो ये थोड़ा सा इसके बारे में आपकी न्यूज़ थी कि IBCA ये जो है अब पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हो चुका है और स्टार्टिंग में 5 देशों के द्वारा ये जो अप्रूवल था, ये 5 देशों के द्वारा इस पूरे समझौते को अप्रूवल दिया गया है ना। तो 5 देशों का नाम तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 5 देशों के द्वारा किया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस आपको याद रखना है, ये भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था 2023 में, ठीक है। और 7 जो है बिग कैट की ये सारी की सारी स्पीसीज हैं जिनको बचाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अगली न्यूज़ बच्चे आपका है, ये आपको दिख रहा है, ये ब्रेल है। ब्रेल स्क्रिप्ट इसे कहते हैं, है ना। जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उन बच्चों को पढ़ने के लिए जो है इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वो बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसे जो है ब्रेल स्क्रिप्ट कहा जाता है। इसके बारे में 2 स्टैटिक क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि लुई ब्रेल के द्वारा जो ब्रेल स्क्रिप्ट का आविष्कार था वो कब किया गया। तो इन्होंने जो है 1824 में 1824 में इसका आविष्कार किया। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो लुई ब्रेल का जो जन्मतिथि है यानी कि 4 जनवरी का जो दिन है उसी को सेलिब्रेट किया जाता है एज अ वर्ल्ड ब्रेल डे, है ना। तो 2 स्टैटिक के क्वेश्चन है, आपको याद करना है कि इन्वेंट किसने किया था और उन्हीं के जन्मदिन पे जो है वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है। तो 2 स्टैटिक के क्वेश्चन है। तो बच्चे आज की जो अगली न्यूज़ है वो इसी से रिलेटेड है कि जो ब्रेल डे है, सॉरी जो ब्रेल स्क्रिप्ट है, इस ब्रेल स्क्रिप्ट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान को, ताकि जो जिनकी आंखें नहीं है, जो ब्रेल लिपि सिर्फ पढ़ सकते हैं, वो भी हमारे संविधान को पढ़ सके, आसानी से उनको एक्सेस मिल सके, उसके लिए क्या किया गया है, पूरा का पूरा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे ब्रेल स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये कन्वर्जन किसने किया है, ये किया है शंकर आई हॉस्पिटल ने, ठीक है। शंकर आई हॉस्पिटल ने CII यंग इंडियंस बेंगलुरु के साथ मिलकर के भारतीय संविधान का ब्रेल सक्षम संस्करण तैयार किया है और इसे लॉन्च किया गया है कर्नाटका के राज्यपाल के द्वारा। कर्नाटक के राज्यपाल वर्तमान में कौन है, इनका नाम है थावरचंद गहलोत, ठीक है। तो थावरचंद गहलोत के द्वारा ये जो ब्रेल एडिशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो याद रहेगा ना, ये आपका ब्रेल में लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ताकि ये बच्चे जो कि देख नहीं पाते हैं वो आसानी से हमारे संविधान को पढ़ सके। और ये किसके द्वारा बनाया गया बच्चे, तो इसको बनाने वाला एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल आपका बेंगलुरु बेस्ड है, ठीक है। तो ये जो है आपका शंकर आई हॉस्पिटल है और दूसरा जो है एक इंस्टीट्यूट की मदद इन्होंने ली है। तो जो इंस्टीट्यूट है आपका वो है CII यंग इंडियंस। तो इन सभी ने मिलकर के जो है कॉन्स्टिट्यूशन ब्रेल स्क्रिप्ट में तैयार किया है और इसे लॉन्च किया गया है कर्नाटका के वर्तमान गवर्नर यानी कि राज्यपाल के द्वारा, थावरचंद गहलोत जी के द्वारा। तो इतना जो है आपको ब्रेल स्क्रिप्ट के बारे में याद रखना है। आज लंबी खबरें बहुत कम हैं, शॉर्ट न्यूज़ पहली पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चे ये व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ना, ये जो है एक क्रिकेटर हैं, ठीक है।
एक क्रिकेटर हैं, इनका नाम है ट्रेविस हेड, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इनको कोई पुरस्कार मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष पुरुष क्रिकेटर के रूप में प्रतिष्ठित एलन बॉर्डर मेडल जीता है। ठीक है, एलन बॉर्डर मेडल इन्होंने जीता है। ऑस्ट्रेलिया में बच्चे जो सबसे बेस्ट खिलाड़ी होता है ना क्रिकेट में, उनको जो है पुरस्कार दिया जाता है। तो एलन बॉर्डर मेडल इन्होंने जीता है। और साथ ही पुरुषों के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी का पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। ठीक है, और दूसरा बच्चे आपका, ये तो पुरुषों की बात हो गई। जो यहाँ पे महिला क्रिकेटर होती है, जो सबसे अच्छी होती हैं, सर्वश्रेष्ठ होती हैं, उनको जो पुरस्कार दिया जाता है उसे कहते हैं बेलिंडा क्लार्क मेडल। ठीक है, तो बेलिंडा क्लार्क मेडल जो है किसे दिया गया है? ये दिया गया है एनाबेल सदरलैंड को। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन बनता नहीं है बहुत ज़्यादा महिलाओं के बारे में, पुरुषों के बारे में बनता है। तो एलन बॉर्डर मेडल 2025 किसने जीता है? ये ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी हैं ट्रेविस हेड, उन्होंने जीता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ट्रेविस हेड कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। अगली जो बच्चे आपकी न्यूज़ है वो है 40th मिसेज वर्ल्ड। एक होता है आपका मिस वर्ल्ड, ये है आपका मिसेज वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो आपका ब्यूटी पेजेंट है, इस ब्यूटी पेजेंट में इस बार कुछ स्पेशल हुआ है। ठीक है, पहले तो हम नाम याद रखेंगे जो जीती हैं इस मिसेज वर्ल्ड के ब्यूटी पेजेंट को। इनका नाम बच्चे शेगो गिली। शेगो गिली ये दक्षिण अफ्रीका की हैं। इन्होंने लॉस वेगास में आयोजित 40th मिसेज वर्ल्ड 2025 का ग्रैंड फिनाले में इतिहास रच दिया है। वह मिसेज वर्ल्ड का ताज पहनने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई हैं। ठीक है, पहली अश्वेत महिला जिन्होंने की ये ब्यूटी पेजेंट अपने नाम किया है। तो ये कहाँ की हैं? ये साउथ अफ्रीका की हैं। शेगो गिले इनका नाम है। और कौन सा ब्यूटी पेजेंट इन्होंने जीता है? 2025 का मिसेज वर्ल्ड का ब्यूटी पेजेंट उन्होंने अपने नाम किया है। ठीक है, तो नाम याद रहेगा शेगो गिले। अगली जो बच्चे आपकी न्यूज़ है, आप लोग देख रहे होंगे एक समिट आपका हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट। ठीक है, ये एक ऐसा सम्मेलन है जो पहली बार हो रहा है। याद रखेंगे, ऐसा सम्मेलन जो कि पहली बार कंडक्ट करवाया जा रहा है। और दुबई जो है बिल्कुल तैयार है इसे कंडक्ट करवाने के लिए। ठीक है, 12 से 13 अप्रैल 2025 का जो ये आपका टाइम है, ये फिक्स किया गया है, इसे जो है रिजर्व किया गया है इस सम्मेलन के लिए। तो आपको पूछा जाएगा कि वेन्यू क्या है इसका। ठीक है, याद रखना बच्चे, पहली बार वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन, हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहा जाएगा ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट। ठीक है, पहली बार हो रहा है। कौन सा देश इसे होस्ट कर रहा है? इसे जो है यूएई के द्वारा दुबई में जो है इसे कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका दुबई में होगा और पहली बार हो रहा है बच्चे, तो नाम भी याद रखना है इसका। ठीक है, अगला जो है ये अगेन एक सेमिनार टाइप का है, कॉन्फ्रेंस है, जिस कॉन्फ्रेंस में, जिस एग्जीबिशन कहेंगे, कॉन्फ्रेंस नहीं, जिस प्रदर्शनी में आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट हैं। और ये जो बच्चे आपका एयरक्राफ्ट का एक शो है, एक एग्जीबिशन है, यहाँ पे देख रहे हैं आप बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो है एयरक्राफ्ट हैं। तो ये जो आपका एयरक्राफ्ट का शो होता है, एग्जीबिशन होता है, ये भारत में हर 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, और ये भारत में सबसे बड़ा, रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और भारत में सबसे बड़ी प्रदर्शनी होती है बच्चे ये आपका वायुयानों की। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है एरो इंडिया। याद रखना, इसे क्या कहते हैं? एरो इंडिया। और रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से लेकर के 14 फरवरी 2025 को बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन येलहंका में किया जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हर 2 साल में होता है, ये भी याद रखना। इससे पहले जो है आपका 2023 में हुआ था, अभी आपका 2025 में हो रहा है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है बच्चे? एरो इंडिया है 2025 का। एरो इंडिया 2025 कहाँ पे है? इस वेन्यू को भी याद रखिएगा कि बेंगलुरु की एयरफोर्स स्टेशन येलहंका में इसका आयोजन किया जा रहा है। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसे कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री। अगला बच्चे, प्रिंटर को तो आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं CBT 2 के लिए, तो प्रिंटर तो पता है आप लोगों को, नहीं भी पता, नहीं भी पढ़ रहे हैं तो प्रिंटर देखा तो है। तो प्रिंटर में बच्चे आपका एक नया एडवांसमेंट है, 3D प्रिंटर है ना। 3D प्रिंटर के बारे में सुना होगा ना, जो बिल्कुल 3D चीज़ें हैं। जैसे पेन मुझे दिख रही है तो प्रिंटर से मैं पूरा का पूरा पेन बना सकती हूँ, है ना। तो ये बच्चे 3D प्रिंटर है। तो एक प्रिंटर में एक और एडवांसमेंट है कि अब जो है प्रिंटर मेटल की चीज़ें बना रहा है ना, प्लास्टिक की नहीं, मेटल की चीज़ें बना रहा है। और वो भी ऐसा मेटल जो कि आपके बहुत सारे अत्याधुनिक जो हथियार हैं, है ना, या फिर जो आपका स्पेस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने, जैसे कि रॉकेट है, तो पूरा रॉकेट का जो आपके कंपोनेंट है वो भी जो है आपके प्रिंटर के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रिंटर को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेटल 3D प्रिंटिंग। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? मेटल 3D प्रिंटिंग इसे कहते हैं। और बच्चे ऐसा ही एक प्रिंटर जो है भारत में
है इस्टेब्लिश किया गया है DRDO के द्वारा। तो यही आपकी न्यूज़ है कि DRDO और IIT हैदराबाद ने रॉकेट घटकों, मतलब रॉकेट के जो कंपोनेंट होते हैं उसको बनाने के लिए भारत के सबसे बड़ी धातु यानी कि मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है। ठीक है, याद रहेगा, DRDO है अपना और दूसरा जो है IIT हैदराबाद है, दोनों ने मिलकर के जो है आपका एक मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन बनाई है और ये भारत की अभी तक की सबसे बड़ी ऐसी मशीन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है बच्चे। अच्छा, इससे IIT हैदराबाद में DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र DIACOE, ठीक है, इसके द्वारा डेवलप किया गया है। ठीक है, तो DRDO की बहुत सारी विंग है, अलग अलग जो है उसकी शाखाएं हैं, अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो उनमें से एक है आपकी DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र, इनके द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। ठीक है, याद रखना, अभी तक की सबसे बड़ी बच्चे 3D प्रिंटिंग मशीन है, लेकिन 3D प्रिंटिंग मशीन में भी आपका कॉमन नहीं है, ये जो है DRDO के द्वारा बनाई गई है। तो इससे जो रॉकेट के कंपोनेंट है वो बनाए जाएंगे ना, और रॉकेट तो आपको पता है इसरो को कितनी ज़्यादा नीड रहती है रॉकेट की, है ना, तो रॉकेट के कंपोनेंट इससे बनाए जाएंगे। तो ये बच्चे आज की अंतिम खबर थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ आज आपकी नहीं है, तो जैसे मैंने आपको कल बताया था, जल्दी से जैसे वीडियो आपका समाप्त हो आपको 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना है और फट से जो है न्यूज़ लिख देनी है। ठीक है, पहली किस चीज़ से रिलेटेड है, दूसरी किस चीज़ से रिलेटेड है, और यहाँ पे अगर आप ये कर लेंगे तो वो चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं वो जो है आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। ठीक है, फिर जो है रिवाइज जब करने बैठेंगे तब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आसानी से जो है आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जो चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में रहेंगी, लॉन्ग टर्म रहेंगी, और इससे इस सब्जेक्ट में नहीं वो बाकी सब्जेक्ट में भी आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। कल आपका सैटरडे है तो कल सैटरडे रिवीजन में मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।